हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर। ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर ने आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है सीरीज ऑफ लेक्चर्स फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2025, जिसमें हम सभी शिफ्ट्स ऑफ एसएससी सीजीएल 2024 को आपके साथ डिस्कस करवाएंगे विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आंसर्स। ये सीरीज वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जो एसएससी एग्जामिनेशंस को क्रैक करना चाहते हैं। सिर्फ एसएससी सीजीएल नहीं, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीयू एग्जामिनेशंस के लिए भी सीरीज उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम सभी शिफ्ट्स ऑफ एसएससी सीजीएल 2024 को आपके साथ डिस्कस करवाएंगे। 2025 में उसी पैटर्न पे कैसे क्वेश्चन नए बन पाएंगे, इसको भी आपके साथ डिस्कस करवाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 9 ऑफ द सीरीज। अगर आपने पार्ट 1 to 8 ऑलरेडी नहीं देखे तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसको भी आप जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Who developed the theory of combustion as a chemical reaction with oxygen in the 18th century that excluded phlogiston theory? phlogiston theory एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें वो कहा जाता था कि कंबशन के लिए phlogiston करके एक चीज निकलती है, उससे कंबशन हेल्प होता है। अब बाद में जाके आज के पैटर्न पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन मदद करती है कंबशन, यानी कि किसी चीज को फायर लगती है तो ऑक्सीजन की हेल्प से वो लगती है। वो 18th सेंचुरी में एंटोनी लेवोशियर की थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये चीज़ एक चीज़ ओरिजिनेट होके आई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें थ्योरी ऑफ कंबशन में ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट रोल पहली बार आया था। तो आपको ध्यान रखना है, ये फ्लोजिस्टन थ्योरी को डिसरिगार्ड करेगी एंटोनी लेवोशियर की न्यू थ्योरी जिसमें ऑक्सीजन का मेन रोल दिखाया जाता है कंबशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What do you mean by Allen's rule? Allen's rule क्या कहता है, ये आपका क्वेश्चन है। Allen's rule, अब आप बाकी सारे ऑप्शंस देखें इससे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। Allen's rule कहता है कि मैमल्स जो कोल्डर एरियाज में रहते हैं उनके जो ये ईयर्स, लिम्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, शॉर्टर हो जाते हैं, सो दैट उनका सरफेस एरिया कम एक्सपोज्ड हो टू द एनवायरनमेंट और उनकी जो हीट है वो मेंटेन्ड रहे। तो आपका आंसर इसमें फर्स्ट बनता है, ध्यान रखें। Mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss। ये एलेंस रूल है। तो एलेंस रूल का आपको क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपने ध्यान रखना है। आपको मैमल्स अगर दिखें कोल्डर एरियाज में तो शॉर्टर दिखते हैं, उनके ईयर्स भी शॉर्ट होंगे और ये एलेंस लॉ कहता है, रूल कहता है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स enables स्टूडेंट मोबिलिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस? तो ये कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट जा पाए, शिफ्ट हो सके इन केस अगर उनके पेरेंट्स की कभी ट्रांसफर हो जाती है या उनको किसी और सिटी में शिफ्ट होना होता है। तो कौन सा उसमें प्रोग्राम हेल्प करेगा? उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स हेल्प करते हैं। इसमें एक स्टूडेंट हायर एजुकेशन अगर कर रहे हैं तो उनको कुछ क्रेडिट्स दिए जाएंगे उनके खुद की इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिसकी मदद से वो सेकंड इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट हो सकते हैं। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो है इसके लिए हेल्प करेगा। और ये आपकी जो एनईपी थ्योरी है, आपकी एनईपी इंप्लीमेंटेशन है, उसका भी एक पार्ट है। एनईपी 2020 जो है उसका भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया? तो लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। तो आपने ध्यान रखना है, हमारे संविधान का मैक्सिमम पार्ट, ब्लूप्रिंट जो कहा जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है। उसके बाद हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कोई चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभावित है। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये भी आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है, वहां से इंस्पायर्ड है। कॉन्सेप्ट ऑफ बाई कैमरल, हमारे दो हाउसेस होते हैं सेंटर एंड स्टेट में, अबॉलिश्ड अगर ना हो स्टेट लेवल पे, तो दो हाउसेस का जो सिस्टम है लोकसभा राज्यसभा, वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। एंड रूल ऑफ लॉ भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। तो ये आपका जो आंसर बनता है रूल ऑफ लॉ का, ये भी आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। नेक्स्ट देखें, which of the following definitions best describes the concept of microfinance? Microfinance institutions जो रहती हैं वो ऐसे लोगों को फाइनेंसिंग करती हैं जो बहुत ही लो इनकम ग्रुप के अंदर आते हैं, उनको रेगुलर बैंक्स उनको फाइनेंस नहीं कर पाते, इसलिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस उनको फाइनेंस करेंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। Microfinance institution is a banking service provided to unemployed or low income individual or groups who otherwise would not have access to financial services। तो ध्यान रखें, ये उन लोगों को बेसिकली फाइनेंसिंग सर्विसेज के अंदर लेके आती हैं जो लो इनकम ग्रुप्स के अंडर आते हैं। तो आपका आंसर बनेगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड यूज्ड अबाउट, उन्होंने क्या यूज किया था? थिक गोल्ड फॉइल फॉर, कितने एटम्स की थिक गोल्ड फॉइल थी? फॉर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो इन्होंने इस्तेमाल किया था 1000 एटम्स की
थिक गोल्ड फॉइल को, और यहां से ही आगे जाके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होगी जिसकी हम बात करेंगे। तो 1000 एटम्स थिक गोल्ड फॉइल इस्तेमाल की गई थी बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा फॉर अल्फा स्कैटरिंग, और वहां पे डिस्कवरी किस चीज की होती है? अल्टीमेटली इट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी उस टाइम पे फिर की जाती है। नेक्स्ट देखें, इन May 2022 then President रामनाथ कोविंद जी अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। किस पर्सन को अपॉइंट किया गया था May 2022 में? ये आपका क्वेश्चन है और आपका आंसर बनेगा विनय कुमार सक्सेना जी को अपॉइंट किया गया था। तो इसी प्रकार से अगर आपके लेटेस्ट कोई गवर्नर्स किसी स्टेट के या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अपॉइंट किया जा रहा है तो वो भी आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। 2024-25 का भी आपने जरूर देख के जाना है एग्जामिनेशन में जाने से पहले। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ अ कबड्डी टीम इन द फील्ड। तो इन द फील्ड की बात हो रही है तो वहां पे ईच साइड में 7 मेंबर्स रहते हैं। वैसे ओवरऑल 12 रहते हैं, लेकिन फील्ड के ऊपर 7 मेंबर्स फ्रॉम ईच टीम जो है वो रहते हैं। तो 7 मेंबर्स इन ईच टीम ऑन द फील्ड। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन Feb 1922। तो 1922 में अगर आपको देखेंगे ध्यान से, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 1922 के पर्सपेक्टिव में सिर्फ एक ही इवेंट है जो 1922 में हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट तो आप सबको पता है 1942 में हुआ। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 का है, तो यही आपका आंसर बेसिकली बन रहा है। खिलाफत मूवमेंट भी 1920 में, थोड़ा ज्यादा ध्यान से सोचेंगे तो 20 या उससे थोड़ा सा पहले ही है, और ककोरी डिकॉइटी 1925 की है। तो आपका आंसर यहाँ पे जो बनता है चौरी चौरा इंसिडेंट बनता है। नेक्स्ट देखें, द महालानोबिस मॉडल वॉज द बेसिस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान्स। तो 5-year प्लान में किस प्लान को महालानोबिस मॉडल कहा जाता है? सेकंड 5-year प्लान को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में ये हम 5-year प्लान्स करते हैं डिटेल में, और सेकंड 5-year प्लान को महालानोबिस प्लान कहा जाता है। यहाँ पे इंडस्ट्री प्रमोट कर दी गई थी, इंडस्ट्रियल एक प्रकार से इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमने प्रमोट किया था इन द सेकंड 5-year प्लान, और महालानोबिस प्लान के नाम से फेमस है। फर्स्ट 5-year प्लान को हारो-दोमर मॉडल कहा जाता है। सेकेंड 5-year प्लान अभी बात हुई है महालानोबिस प्लान। गादगिल प्लान जो है दैट इज योजना, दैट इज थर्ड 5-year प्लान जो है उसके अंदर एम्फेसिसाइज किया गया था एग्रीकल्चर को। गरीबी हटाओ स्लोगन दिया गया था 5th 5-year प्लान में, और ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आगे जाके भी आएगा, बाकी ये 9th प्लान से ज्यादा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द नीरू मीरू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये जो चीज़ है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के लिए ये चीज़ क्रिएट की गई प्रोग्राम, ये आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया। ध्यान रखें, इस प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है तो स्कीम्स भी आपको याद रखनी है। ये प्रोग्राम के तहत उन्होंने वाटर को प्रमोट कर रहे हैं कि वाटर जो है सस्टेनेबल वाटर जो है प्रैक्टिसेस अपनाई जाएं, और बिल्डिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी बिल्ड कर रहे हैं वो, तो ये इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, लता मंगेशकर वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न इन द ईयर। तो भारत रत्न अवार्ड जो है हमारे देश का फर्स्ट नंबर का सिविलियन अवार्ड है, फर्स्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है इसे। और आपको सारे ही भारत रत्न अवार्डीज का पता होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो एंड फ्रॉम द कंट्री पर्पस ऑल्सो, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिविलियन अवार्ड्स जो फर्स्ट नंबर पे सिविलियन अवार्ड्स हैं वो किसको मिले हैं। तो आपका आंसर 2001 बनता है इसके अंदर। लता मंगेशकर जी आपको पता है हमारे नाइटिंगेल भी कहलाते हैं। अगर पुराने की बात करें तो सरोजिनी नायडू जी भी नाइटिंगेल कहलाते थे, और लता मंगेशकर जी भी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाते हैं। इनको भारत रत्न मिला है 2001 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अब ये हमने सारे भारत रत्न अवार्डीज आपके लिए जॉट डाउन कर दिए हैं बिकॉज आपके एग्जामिनेशन पर्पस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट किनको मिला, 3 लोगों को एक साथ मिला था फर्स्ट जो भारत रत्न में, दैट इज सी राजागोपालचारी जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सीवी रमन जी। 1954 से भारत रत्न यानी कि पहला मिलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने आपके लिए सारे जॉट डाउन कर दिए हैं, आपने याद करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। कोई ना कोई भारत रत्न अवार्डी का जरूर जिक्र रहता है आपके एग्जामिनेशन में, और उसका ईयर भी पूछ लिया जा सकता है बिकॉज दीज आर स्पेशल पीपल, इनको हमारे देश का फर्स्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी जो हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी का जो है वो 2001 में मिला है, उसी ईयर में बिस्मिल्लाह खान जी को भी मिला था, भीमसेन जोशी जी को 2008 के अंदर मिला है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको 2024 का तो डेफिनेटली आना चाहिए बिकॉज उसमें 5 जो है रेसिपिएंट्स रहे भारत रत्न के। नेक्स्ट देखेंगे,
In which of the following districts of Rajasthan are the barchans found? बारछांस जो है वो जैसलमेर एरिया के अंदर फाउंड होंगे। ये बेसिकली वो एरिया में फाउंड होंगे जहाँ पे रेगिस्तानी एरिया है, थार डेजर्ट जहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे ही बारछांस पाए जाएंगे, और जैसलमेर एट प्रेजेंट जो है वो जगह इसके लिए सूटेबल है। इस प्रकार की एक बारछांस इस प्रकार की एक चीज़ें दिखती है, सैंड ड्यून्स टाइप होते हैं। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया व्हेन पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ year in the tourist resorts and various tourism related activities in the mountain region but are unemployed in the off seasons। तो ये जो है ये seasonal unemployment कही जाएगी, because इसमें हर साल वो सीजन एक आएगा जब लोग जो है टूरिस्ट रिजॉर्ट्स को विजिट करेंगे, और एक सीजन आएगा जब वो टूरिस्ट रिजॉर्ट खाली रहेंगे, तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ये एवरी सीजन एवरी ईयर वो सीजनल टाइम पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, और जब ऑफ सीजन रहेगा तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसको कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एग्रीकल्चर में भी बहुत बार देखी जाती है। एग्रीकल्चर भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कॉज कर जाएगा। जब उस समय का, उस क्रॉप का, उस समय का नहीं रहेगा तो वहां पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है एग्रीकल्चर या इस प्रकार के और भी इंडस्ट्री के अंदर जहां पे सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है उसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखें, व्हेन वाज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी एस्टैब्लिश? तो ईयर पूछा गया है कब एस्टैब्लिश है। 1954 का ईयर है जब जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी एस्टैब्लिश की गई। कई चीज़ों को आपको याद करना है एग्जामिनेशन पर्पस में, स्टैटिक जीके का हमारा पार्ट रहता है। नेक्स्ट देखिए, पौष मेला जो है इज अ यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ये मेला मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हार्वेस्टिंग सीजन्स में कुछ चीज़ें मनाई जाती हैं कई जगहों पे, वो आपको याद करना है। पौष मेला वेस्ट बंगाल में हार्वेस्टिंग से पहले मनाया जाता है, तो ये बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट में ये मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? शांति निकेतन फेमस टाउन है जहाँ पे ये मेला मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स पीपल ऑफ दिल्ली यूज्ड टू राइट लेटर्स कंटेनिंग अब्यूसेस टू द सुल्तान, देयरफॉर इन ऑर्डर टू पनिश देम सुल्तान डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल? तो ये बहुत ही फेमस सुल्तान है, कंट्रोवर्शियल फिगर भी हैं हिस्ट्री की, जो जिनके अगेंस्ट लोग लेटर्स लिखते थे और उसको पनिश करने के लिए उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी या फिर दौलताबाद। तो आपको पर्सन जो है वो पर्सन उस टाइम पे इब्न बटूटा आए हुए थे हमारे देश के अंदर, मोरक्कन ट्रेवलर हैं, बहुत ही फेमस हैं, इनकी राइटिंग्स भी फेमस हैं। इनके द्वारा लिखी गई एक किताब थी दैट इज रहला, दैट इज ऑल्सो आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार आती है। मोहम्मद बिन तुगलक का समय चल रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे इब्न बटूटा हमारे देश में एज अ विजिटर मोरक्कन ट्रेवलर जो थे वो आए हुए थे और उन्होंने लिखा था अपनी किताबों में। नेक्स्ट देखें, in 2022 which of the following railway station has been selected for one station one product scheme? और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कौन सा प्रोडक्ट? दैट इज कांचीपुरम साड़ीज को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे ये आपका आंसर बनेगा। इसमें चेन्नई सेंट्रल में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी और उसके द्वारा कांचीपुरम साड़ीज जो है वो रेलवे स्टेशन पे अवेलेबल करी थी कि कांचीपुरम साड़ीज जो है वो ट्रेवलर्स टूरिस्ट देख सकते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, with reference to Morley-Minto reforms of 1909 consider the following statement आपको मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। They are also called as Indian Council Act, ये करेक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ही कहलाता है मिंटो मॉर्ली। यहाँ पे मिंटो मॉर्ली क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे और मॉर्ली जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो इसलिए नाम तो आपका ये वाला पुट हो गया, लेकिन उसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। They increase the strength of legislative councils, करेक्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू मुस्लिम्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये तो हम बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल लेक्चर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में कराते हैं। मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स में ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे टू मुस्लिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है ABC, तीनों ही करेक्ट हैं इसके लिए। नेक्स्ट देखें, हाउ लॉन्ग विल अ साउंड वेव टेक टू ट्रेवल 1.5 kilometers which has a frequency of 5 kilohertz and a wavelength of 6 centimeter? तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। स्पीड का फॉर्मूला रहेगा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ कितनी है हमारी? वेवलेंथ दी है 6 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी दी है 5 किलोहर्ट्ज। अब 6 सेंटीमीटर जो है इसको आपको मीटर में चेंज करना है क्योंकि हमें कॉमन यूनिट्स में आना होता है फॉर कैलकुलेशन। तो 6 सेंटीमीटर मीटर में करने के लिए आपको डिवाइड बाय 100 करना होगा इसे, और 5 किलोहर्ट्ज को अगेन इसको भी किलो को आपको मीटर में चेंज करना है, तो 5000 हो जाता है, जिसका आप देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पे जो स्पीड का रहेगा दैट विल बी 300।
अब नेक्स्ट आपका जो है, यहाँ पे उन्होंने आपको जो है हाउ लॉन्ग, एक टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको टाइम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना होगा। डिस्टेंस जो है हमारा 1.5 अगेन किलोमीटर है, तो आपको 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 300 है, तो ये आपका यहां से कैंसल आउट हो जाएगा और आपका आंसर इसमें बन जाता है 5। आपका आंसर जो रहेगा दैट विल बी 5 सेकेंड्स। आपका फॉर्मूला जो लगेगा वो ये है, स्पीड जो है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी लगता है और टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो आपने मैथ्स में भी किया है। नेक्स्ट देखें, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो ये आपको आर्टिकल्स कुछ याद करने हैं, यहाँ पे आर्टिकल 166 बनेगा जो डील करेगा कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। नेक्स्ट देखें, हरिप्रसाद चौरसिया जी, एन इंडियन फ्लूटिस्ट, इज इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन वॉज अवॉर्डेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2000। तो ये अवार्ड जो उनको मिला था उस टाइम पे, बहुत ही फेमस पर्सन है फ्लूटिस्ट, एंड पद्म विभूषण अवार्ड इनको मिला था 2000 के अंदर। तो कुछ हमारे फेमस अवार्ड्स हैं, दैट इज भारत रत्न अवार्ड्स एज वेल एज पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड्स। इनके ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत से देखने को मिलते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इन अवार्ड्स के ऊपर। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे अगर आपको ना भी टर्मिनोलॉजी पता हो क्रिकेट की, तो अगर आप देखेंगे वाइड बॉल आपने सुना होगा, विकेट सुना होगा, नो बॉल सुना होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बनता है ड्यूस। ड्यूस जो है वो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये बहुत एक सिंपल पर्सन भी इसको आंसर दे सकता है। ड्यूस जो है वो टेनिस की टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि आपकी बाकी तीन जो है वाइड बॉल, विकेट एंड नो बॉल क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी है। ईजी क्वेश्चन कहूंगी। ड्यूस ध्यान रखें, ड्यूस आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आ सकता है। ये किससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है? टेनिस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट देखें, वासुदेव वन हु इशूड कॉइन्स इन गोल्ड, दिनार्स एंड क्वार्टर दिनार्स एंड कॉपर वॉज ये पूछ रहे कौन सी डायनेस्टी के राजा हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुषाण डायनेस्टी के राजा हैं वासुदेव वन। तो आपने याद रखना है वासुदेव वन कुषाण डायनेस्टी के राजा हैं। कुषाण्स भी हमारे फॉरेन इन्वेडर्स में से एक थे। आपको याद होगा जब मौर्यन डायनेस्टी स्टेप डाउन करती है तो 4 डायनेस्टी फॉरेन जो मेजर आती हैं उनमें से कुषाण डायनेस्टी आएगी। इंडो ग्रीक्स भी आएंगे, शाकास भी आएंगे और पार्थियंस भी आएंगे, लेकिन कुषाण्स का प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहेगा और उसमें जो वासुदेव वन है वो कुषाण डायनेस्टी के हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलर साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल इन द मोनोकॉट लीव्स। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनता है वो पैरेलल विनेशन बनता है। व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलर साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल? इट इज बिकॉज पैरेलल विनेशन है उसके अंदर। ध्यान रखें, पैरेलल विनेशन क्या होता है, इसका यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। डाइकॉट जो लीव्स रहते हैं उसके अंदर रेटिकुलेट, इस प्रकार की रेटिकुलेट विनेशन है। रेटिकुलेट मतलब एक प्रकार से जैसे वेब की तरह जो उनकी विनेशन होती है, जबकि आपके मोनोकॉट्स जो होते हैं उसके अंदर विनेशन जो है वो पैरेलल चलती है। और ये आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनना है, तो आपका आंसर ध्यान रखें, इसमें पैरेलल विनेशन उसका रीजन है। तो यहाँ पे आज हमारे कंप्लीट होते हैं पार्ट 9 के क्वेश्चंस। हमारी कोशिश रहेगी नेक्स्ट पार्ट जो है 10 वो भी हम जल्दी आपके लिए इंट्रोड्यूस करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन तो आप कॉल कर सकते हैं 9988949969 के ऊपर ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर में, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाए। थैंक यू।